रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन। नमस्ते जो धीरे धीरे आ रहे हैं, स्वागत है आप सबका आज वाणी प्रकाशन के इस लाइव में। जो आपको इस वक्त ये जो प्रकाशन है, ये जो प्रसारण है, सॉरी, ये आ रहा है आपको मुंबई से, मेरी तरफ से। मेरा नाम मयांक चैंग है और मैं धनबाद झारखंड का हूँ। फिलहाल मुंबई में काम करता हूँ, मुंबई में रहता हूँ। और बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें हैं जो हम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे, जबकि थोड़े लोग और आ जाएं तब हम सब साथ में बात करें। और तब तक आप अपनी तरफ से कमेंट्स भेजते रहें, कुछ लिखते रहें, आप क्या बात करना चाहेंगे, आपको क्या लगता है आज क्या बातें होने वाली हैं, वगैरह वगैरह। क्योंकि लाइव का एक फ़ायदा ये होता है कि कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। और ये घाटा भी है, क्योंकि कभी कभी आपको लगता है कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। देव नवाब, सबसे पहले आपने देव नवाब ज़्यादा, ये बहुत सही सरनेम है आपका, क्योंकि आपके नाम में ही ज़्यादा है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। थम्स अप जो भी कर रहे हैं वहाँ से। गीता श्री आप आ गए हैं, नमस्कार, वेलकम है आपका, स्वागत है। देखिए यहाँ पे ये कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी, जब आप दो भाषाओं या उससे ज़्यादा में बात करते हो, कभी कभी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो मैं स्वागत कहना चाहता था, उसके साथ वेलकम कहना चाहता था, और स्वेलकम हो गया वहाँ पर। ऑलराइट, चलिए। शुरुआत मेरे ख़्याल से, जब तक लोग जमा होते हैं, मुझे लगता है कि एक गाना तो होना चाहिए। और उस गाने में कुछ लाइंस, कोई आजकल एक्चुअली नए गाने जैसे भी हैं, आपको पसंद हो ना पसंद हो, मुझे पुराने गाने बहुत पसंद हैं। इसलिए कुछ मैंने सोचा कि हम कुछ पुराने गाने कर सकते हैं। एंड यार, किस गाने से शुरू करें? ओके, सुनील कुमार ने मुझसे पूछा है, प्लीज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सुनील, एक्चुअली हाँ, आप उस वक्त थे नहीं, इसलिए मैं फिर से एक बार बताता हूँ। मेरा नाम मयांक चैंग है, मैं एक एक्टर हूँ, एक सिंगर हूँ, एक टीवी होस्ट हूँ। और मेरा जन्म धनबाद झारखंड में हुआ था, और फिलहाल मैं मुंबई में रहता हूँ, जहाँ से आप ये प्रसारण देख रहे हैं। एंड फिलहाल हम सब लॉकडाउन में हैं और अपने अपने तरीके से अपने आप को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा एंटरटेनमेंट तो हमेशा से किताबें रहा है, जहाँ यहाँ पर आप एक बड़ी, काफ़ी सारी लिस्ट देख सकते हैं, अगर आप देख सकते हैं तो। वाणी प्रकाशन, मुझे माफ़ कीजिएगा, ये सारी किताबें आपके प्रकाशन की नहीं है, लेकिन मुझे ये सभी किताबें बहुत पसंद हैं। तो आ, ये जो हमारे यहाँ पर लाइव की बात एक्चुअली शुरू हुई, कि हम ये लाइव करेंगे, साथ में बातें करेंगे, वहाँ पर हुआ ये कि मैं एक्चुअली अपने स्कूल की बातें याद कर रहा था। मैं देहरादून में पढ़ा हूँ 8 साल, कर्नल ब्राउन स्कूल में। और वहाँ पर ही शायद मैं कहूँगा कि मेरी जो हिंदी की जो वृद्धि हुई, जो सुधार हुआ, वो शायद उसी स्कूल में हुआ। शायद नहीं, एक्चुअली उसी स्कूल में हुआ है। और इसके लिए दो लोग बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार हैं। हमारे हिंदी टीचर 9th और 10th में जो थे, मिस्टर JP शर्मा, बहुत ही सुलझे हुए इंसान, जिन्होंने मुझ में एक रुचि जगाई कि मुझे हिंदी और सीखनी है। हिंदी मुझे आती थी, क्योंकि मैं बिहार का हूँ, झारखंड का हूँ, और हम यूपी उत्तराखंड में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी हिंदी अच्छी हो जाती है। लेकिन फिर भी एक जो शुद्धिकरण जो होती है, जो भाषा की जो होनी चाहिए, वो कई बार रह जाती है। एंड उसके चक्कर में मुझे लगा कि जब मिस्टर JP शर्मा ने हमें पढ़ाना शुरू किया 9th स्टैंडर्ड में, तब मेरी रुचि और जागी कि हिंदी और बेहतर करनी चाहिए। जितनी है वो ठीक है, चल जाएगी, लेकिन उससे बेहतर हो सकती है। और दूसरे जो थे वो थे हमारे म्यूज़िक टीचर स्लैश ड्रामेटिक्स कोच, मिस्टर जोशी, जो नैनीताल से थे, और उन्होंने हमें बहुत सारे खूबसूरत प्लेज़, बहुत सारे खूबसूरत फोक सॉन्ग्स से अवगत कराया। और वहाँ से मेरी हिंदी और मेरी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होती गई। हम्म तो देखिए, गाना तो गाना ही होगा। है ना, चाहे जो भी बात करनी हो, गाना तो होगा ही। लेकिन सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक
याद बताऊं, हम लोग स्कूल में एलोक्यूशन बहुत किया करते थे। हम स्कूल में साल में एक बार हमारा एक मेन ड्रामेटिक्स हिंदी प्ले होता था, और बहुत सारे छोटे छोटे इंटर क्लास प्लेस भी होते थे, जहाँ से मेरी रुचि हिंदी साहित्य में काफ़ी बड़ी। 8th स्टैंडर्ड तक हिंदी के एग्ज़ाम देने में कोई मज़ा नहीं आता था, क्योंकि सब कुछ रट के करना पड़ता था, वही लेटर, वही पैसेज, वही निबंध। और उसके चक्कर में कोई मज़ा नहीं आता था, कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाते थे। लेकिन 9th और 10th में, जैसे कि मैंने कहा, जेपी शर्मा सर ने बहुत हमें प्रोत्साहन दिया, मुझे प्रोत्साहन बहुत मिला, जिसकी वजह से ये सब हुआ। और मेरी रुचि बढ़ी बहुत सारी किताबें और प्लेस पढ़ने में, जो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। खान इशरत परवेज़ कहते हैं, मैं भी किताबों का शैदाई हूँ, पहली बार ही देख रहा हूँ, वजह अब फिल्में कम देखता हूँ। इशरत, एक्चुअली अब तो ऐसा हो गया कि इतनी सारी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इतनी फिल्में, वेब सीरीज़ और न जाने क्या क्या हैं, कि किताबों से कहीं ना कहीं हम हट गए हैं। लेकिन मेरे हिसाब से किताबों से बेहतर कोई दोस्त नहीं होता। ये इंटरनेट का मोहताज नहीं है, ये आपके साथ रहेगा जहां आप इसे ले जाएं, अपने किसी भी कोने में कॉफ़ी के साथ चाय पीते हुए, दोस्तों से दूर भी अगर हुए तो। और बस थोड़ी सी रोशनी की ज़रूरत है और शौक़ की ज़रूरत है। एस डी वैष्णव, नमस्कार, आपका भी स्वागत है। मनोज मीना मंडावर, आपका स्वागत है। पुराने गाने, मरियम फातिमा जावेद ने एक रिक्वेस्ट की है। ओके, ये ट्राई करते हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, सुना हम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। थैंक यू वेरी मच। एंड देव नवाब, आपने पूछा है कि कोई गाना या पोएम जो मैंने लिखी हो। मैं एक्चुअली ब्लॉग्स लिखता हूँ, इंग्लिश में लिखता ज़्यादातर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी पर वापस आया जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं हम स्कूल लेवल तक काफ़ी हिंदी पढ़ते हैं, और उसके बाद ज़रूरी नहीं कि हम उस भाषा में कंटिन्यू करें, क्योंकि हमारी आगे की जो प्रोफेशनल कोर्सेज होती हैं, जो हम काम करते हैं, उसमें हमारी ज़्यादातर जो ज़्यादातर लेख हम पढ़ते हैं, वो सब अंग्रेज़ी में होती हैं। मैंने डेंटिस्ट्री की पढ़ाई की है, तो ऑब्वियसली सारी की सारी किताबें अंग्रेज़ी में थी। और ये बैंगलोर में मैं पढ़ रहा था, तो वहाँ पर हम ज़्यादातर अंग्रेज़ी में या कन्नड़ में बात करते थे। हिंदी में इतनी बातें नहीं होती थी, इसलिए भाषा से थोड़ी सी दूरी हो गई थी। और वो भाषा जब मैं वापस बम्बई आया इंडियन आइडल के लिए, उस वक्त मुझे उसे फिर से आजमाने का मौका मिला। तो उस वजह से मैं कोशिश करूँगा कि कहीं ना कहीं फिर से लिखूँ, क्योंकि हिंदी में लिखूं। लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसी कविता या ऐसा कोई गाना नहीं है जो मैंने लिखा हो। मेरे कई सारे प्रतिभाशाली दोस्त हैं, वो लिखते हैं, और मैं उनकी मदद लेता हूँ। किसी दिन मैं भी लिखूंगा, एंड उस तरह से देखा जाएगा। फ़िलहाल मैं अपनी कविता तो नहीं, क्योंकि लिखी नहीं है, लेकिन किसी और की कविता है जिसका मैं स्मरण करना चाहूँगा। ये कविता हमने एक ग्रुप एलोक्यूशन में कर्नल ब्राउन स्कूल में की थी। सुमित मिश्रा, थैंक यू वेरी मच। आवाज़ और मेरी हिंदी की तारीफ करने के लिए थैंक यू। ये जो कविता है, ये हमारे ज्योग्राफी टीचर मिस्टर बिष्ट ने हमें इसके लिए ट्रेन किया था, और बहुत ही लार्जर देन लाइफ, बहुत ही भावुक होकर, बहुत ही प्रॉपरली, जिस तरह से कहा जाता है, एक ऑरेटर की तरह उन्होंने हमें सिखाया था। मैं फ़िलहाल उतना तो लाउड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अपने हिसाब से करता हूँ। इस कविता का नाम है खून के छापे, एक स्वप्न, एक समीक्षा, और कवि है हरिवंश राय बच्चन। सुबह सुबह उठकर क्या देखता हूं कि मेरे द्वार पर खून रंगे हाथों से कई छापे लगे हैं, और मेरी पत्नी ने स्वप्न देखा है
कि एक नर कंकाल आधी रात को एक हाथ में खून की बाल्टी लिए आता है और दूसरा हाथ उसमें डुबोकर हमारे द्वार पर एक छापा लगाकर चला जाता है। फिर एक दूसरा आता है, फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा। ये बेगुनाह खून किनका है? क्या उनका, जो सदियों से सताए गए, जगह जगह से भगाए गए, दुख सहने के इतने आदी हो गए कि विद्रोह के सारे भाव ही खो गए, और जब मौत के मुंह में जाने का हुक्म हुआ, निर्विरोध चुपचाप चले गए और उसकी विषैली सांसों में घुटकर सदा के लिए सो गए। उनके रक्त की छाप अगर लगनी थी तो किसके द्वार पर? ये बेजुबान खून किनका है? क्या उनका, जिन्होंने आत्माहन शासन के शिकंजे की पकड़ से, जकड़ से छूटकर उठने का, उभरने का प्रयत्न किया था और उन्हें दबाकर, दलकर, कुचलकर पीस डाला गया है? उनके रक्त की छाप अगर लगनी थी तो किसके द्वार पर? यह जवान खून किनका है? क्या उनका, जो अपनी माटी का गीत गाते, अपनी आजादी का नारा लगाते, हाथ उठाते, पांव बढ़ाते आए थे, पर अब ऐसी चट्टान से टकराकर अपना सिर फोड़ रहे हैं जो न टलती है, न हिलती है, न पिघलती है? उनके रक्त की छाप अगर लगनी थी तो किसके द्वार पर? यह मासूम खून किनका है? क्या उनका, जो अपने श्रम से धूप में, ताप में, धूली में, धुएं में सनकर, काले होकर अपने सफेद खून स्वामियों के लिए साफ घर, साफ नगर, स्वच्छ पथ उठाते रहे, बनाते रहे, पर उन पर पांव रखने, उनमें बैठने का मूल्य अपने प्राणों से चुकाते रहे? उनके रक्त की छाप अगर लगनी थी तो किसके द्वार पर? यह बेपनाह खून किनका है? क्या उनका, जो तवारीख की एक रेख से अपने ही वतन में जला वतन है, जो बहुमत के आवेश पर, सनक पर, पागलपन पर अपराधी, दंड्य और वध्य करार दिए जाते हैं? निर्वास, निर्धन, निर्वसन, निर्मम कत्ल किए जाते हैं? उनके रक्त की छाप अगर लगनी थी तो किसके द्वार पर? यह बेमालूम खून किनका है? क्या उन सपनों का, जो एक उगते हुए राष्ट्र की पलकों पर झूले थे, पुतलियों में पले थे, पर लोभ ने, स्वार्थ ने, महत्वाकांक्षा ने जिनकी आंखें फोड़ दी हैं, जिनकी गर्दनें मरोड़ दी हैं, उनके रक्त की छाप अगर लगनी थी तो किसके द्वार पर? लेकिन इस अमानवीय अत्याचार, अन्याय, अनुचित, अकरणीय, अकरुण का दायित्व किसने लिया? जिसके भी द्वार पर ये छापे लगे, उसने पानी से धुला दिया, चूने से पुता दिया। किंतु कवि द्वार पर छापे ये लगे रहे, जो अनीति, अति की कथा कहें, व्यथा कहें और शब्द यज्ञ में मनुष्य के कलुष ढहे। और मेरी पत्नी ने स्वप्न देखा है कि ये नरकंकाल कवि कवि के द्वार पर ऐसे ही छापे लगा रहे हैं, ऐसी ही शब्द ज्वाला जगा रहे हैं। थैंक यू। ये बहुत ही खूबसूरत कविता हरिवंश राय बच्चन साहब की, जो हमने स्कूल में एलोक्यूशन में की थी। उस वक्त इसका हम मतलब नहीं जानते थे, हम बस ये जानते थे कि रट लेते हैं, जिस तरह से हमारे टीचर ने कहा है उस तरह से प्रस्तुति कर देते हैं और उम्मीद है कि कंपटीशन जीत जाएंगे, प्रतियोगिता जीत जाएंगे। लेकिन अब बड़े होकर ऐसा लगता है कि ये जिस भी युग में लिखा गया हो, मैं श्योर नहीं हूँ कि ये कब लिखा गया था, लेकिन जब इसके लाइंस पढ़े जाते हैं, जब इसका मतलब आप इम्बाइब करते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये पंक्तियाँ आज भी उतनी ही सटीक बैठती हैं, उतनी ही सच्ची हैं। आज का माहौल भी कुछ ऐसा ही है और उस वजह से दुख भी होता है कि ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, लेकिन अच्छा भी लगता है कि जैसे आखिरी पंक्ति कहती है कि ये नरकंकाल कवि कवि के द्वार पर ऐसे ही छापे लगा रहे हैं, ऐसी ही शब्द ज्वाला जगा रहे हैं। तो कई लोग हैं जिन्होंने इन सब अमानवीय चीज़ों का दायित्व नहीं लिया है, लेकिन कवि जो है, लेखक जो है, आर्टिस्ट जो है, वो इन बातों के बारे में हमेशा बात करेगा और इसके बारे में डिस्कशन चलती रहेगी। शायद यही इस युग की और हर युग की सच्चाई है।
इस प्रस्तुति से पहले किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या मुझे कन्नड़ा आती है। कुशल खांडार खंडर, जैसे भी आपका नाम प्रोनाउंस होता है। जी हाँ, मुझे कन्नड़ थोड़ी बहुत आती है। अब मैं थोड़ा भूल गया हूँ क्योंकि कई साल हो गए उसे बोले हुए, उसका उच्चारण किए हुए। लेकिन 2000 से 2006 तक मैं कर्नाटका में पढ़ रहा था, और मुझे एज ए बतौर डेंटिस्ट मुझे अपने पेशेंट से कन्नड़ में बात करनी पड़ती थी। तो काफ़ी हद तक सीख लिया था। कह सकते हैं कि शायद 60% तक मैं अच्छी तरह से बात कर सकता था उस भाषा में। ओके, अब तो मैं आपको बता रहा था हमारे जो एक वाक़या है। जब नाइन्थ स्टैंडर्ड में जब जेपी शर्मा जी, जिनके बारे में मैंने बताया था, हमारे हिंदी टीचर, अ, जब वो पहली बार आए तो हम उनके लिए एक नया बैच थे। उन्होंने हमें इससे पहले कभी पढ़ाया नहीं था। कर्नल ब्राउन स्कूल की बात है, देहरादून की बोर्डिंग स्कूल की। और उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, एक स्पेलिंग टेस्ट करते हैं, जिससे हमें पता चले कि आप लोग किस लेवल पर हैं, तो उसके हिसाब से मैं अपनी टीचिंग स्टैंडर्ड्स या टीचिंग स्टाइल को बदलूं। और उस स्पेलिंग टेस्ट में मुझे याद है कि मुझे 10 आउट ऑफ 10 मिले थे। और मुझे नहीं पता था कि मेरी हिंदी कितनी अच्छी या बुरी है उस वक्त तक। मैं सच कहता हूँ, क्योंकि उससे पहले कभी उसकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई थी, उसकी परीक्षा नहीं हुई थी। हम एग्ज़ाम देते थे लेकिन कभी एक चुनौती नहीं मिली थी। तो यहाँ पर जब 10 आउट ऑफ 10 मिले और मुझे लगा कि तो क्या हुआ, बाकी सब भी तो बिहार झारखंड से हैं, यूपी से हैं इतने सारे स्टूडेंट्स, तो वो भी 10 आउट ऑफ 10 ले आएंगे। लेकिन पता चला कि ऐसा नहीं था। और उस वक्त मुझे याद है कि जेपी शर्मा सर जी ने कहा था कि अ, अगर आप रुचि दिखाएं, अगर आप वाकई जुनून दिखाएं किसी भाषा को सीखने का, उसमें पारंगत होने का, तो आप वो कर सकते हैं। एंड मेरे ख्याल से वहीं से एक एक जागृति हुई थी मुझ में कि मुझे और बेहतर होना है इस भाषा में। मुझे ठीक से याद नहीं हमारे टेक्स्ट बुक्स क्या थे। आई थिंक हमारे पास दो या उससे अधिक टेक्स्ट बुक्स थे हिंदी के, लिटरेचर के। लेकिन जो एक किताब जिसने शायद मेरी मेरी सोच बदल दी थी, वो थी गद्यांजलि। मुझे नहीं पता कि आज भी कोर्स में ये किताब है कि नहीं, लेकिन गद्यांजलि मुझे याद है बहुत ही कठिन पुस्तक थी। क्योंकि उसमें पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगता था कि आधे से ज़्यादा शब्दों के अर्थ तो मुझे मालूम ही नहीं है। हम हर कुछ सेंटेंसेस में, बाकी क्लास नहीं पूछती थी, मैं हर कुछ सेंटेंसेस में बार बार पूछता था, सर जो आप ये पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। और मुझे लगता था कि सर डांटेंगे कि बार बार क्यों पूछ रहे हो। लेकिन सर हमेशा बहुत खुश रहते थे कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं। और उस वजह से एक और भी एक इनकरेजमेंट मिला, प्रोत्साहन मिला कि चलिए, सवाल पूछने में कोई बुराई नहीं है, हम कुछ और सीखेंगे इसके साथ। तो वहाँ से मैंने हिंदी में बहुत ज़्यादा कोशिश की। लेकिन इन सब किताबों से पहले, आई डोंट नो अगर आप सब भी इसके साथ रिलेट करेंगे, मेरी हिंदी की शुरुआत किताबों से नहीं हुई थी, टेक्स्ट बुक से नहीं हुई थी, स्कूल से नहीं हुई थी। मेरी शुरुआत हुई थी कॉमिक बुक्स से, टिंकल से, चन्ना मामा से, चाचा चौधरी से, और राज कॉमिक्स के सारे सुपर हीरो से, जो आज बड़े प्रख्यात हैं वर्ल्ड ओवर में, जो हमारे मार्वल के सुपर हीरोज़ हैं। लेकिन उस वक्त हिंदी कॉमिक्स से मेरी शुरुआत हुई थी। और वहाँ से मेरी भाषा काफ़ी, क्योंकि मैं हर वक्त पढ़ता रहता था, और ऐसे ही जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ फ़िलहाल, मैं बहुत अ, अ, शौक से, चाव से, ज़ोर ज़ोर से, अलाउड जो कहते हैं, पढ़ता था। जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उच्चारण में फ़ायदा हुआ है। और ऑफ कोर्स मेरे डैड जो हैं, डॉक्टर केसी चैंग, जो एक वक्त पे उर्दू पढ़ते भी थे और लिखते भी थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। नेहा उपाध्याय पूछती हैं कि डेंटिस्ट से एक बेहतरीन टीवी एंकर, रास्ता बदलने का कारण। देखिए, रास्ता बदलने का कोई कारण या कोई अ, ऐसा कोई सोचा नहीं था उस वक्त पे। मुझे याद है कि जब मैं अपने थर्ड ईयर बीडीएस में था, तो मेरी मुंह बोली बहन जो कलकत्ता में रहती थी उस वक्त, उसने मुझसे ये कहा था कि तुम्हें पता है, एक इंडियन आइडल करके एक शो आया है, बहुत पॉपुलर हुआ है, और उसका जो विनर है वो बहुत काम कर रहा है, बहुत शोज़ कर रहा है, गाने गा रहा है। और मैंने कहा होगा, क्योंकि साउथ में मुझे याद है उस वक्त इंडियन आइडल की इतनी धूमधाम नहीं थी। और मुझे तो पता भी नहीं था, क्योंकि हमारे पूरे हॉस्टल में एक ही टीवी था, और वो टीवी हमारे सीनियर्स के सुपुर्द था। तो उनकी जिम्मेदारी थी, और उनका ऑब्वियसली प्रभुत्व था कि
जो वो चाहेंगे वही देखेंगे, हम अपनी मर्जी से नहीं देख सकते थे। तो मुझे इंडियन आइडल के बारे में पता नहीं था, लेकिन मैंने अपनी बहन को ये वादा किया कि चलो जब अगला सीज़न आएगा तब मैं कोशिश करूँगा। अगला सीज़न आया, हमें पता ही नहीं चला, उस वक्त मेरा फाइनल ईयर भी चल रहा था। और अगर आप में से कोई भी डेंटिस्ट्री के लिए पढ़ाई कर रहा है, डेंटिस्ट है या किसी डेंटिस्ट को जानता है, तो वो आपको बताएंगे कि फाइनल ईयर अग्नि परीक्षा के अगर 50 अग्नि परीक्षा एक साथ आप इकट्ठा कर लें तो वो होता है फाइनल ईयर बीडीएस। तो उस वक्त तो मुमकिन ही नहीं था किसी और चीज़ के लिए के लिए जाना। तीसरा सीज़न जब तक आया तब तक मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म कर चुका था, इंटर्नशिप हो चुकी थी, मैं एक साल बेंगलुरु में काम भी कर चुका था, और इसलिए मेरे पास वो वक्त था कि मैं जा सकूं इसके लिए। और उस वक्त नेहा, मेरे लिए ये एक एक्सपेरिमेंट था कि कोशिश कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। कुछ नहीं सोचा था कि आगे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं उसके बाद काफ़ी कुछ मिलता गया। एक डेंटिस्ट से एक सिंगर बनने की जो सोच थी, जो मुझे हमेशा से थी कि अगर किसी दिन मैं डेंटिस्ट्री जब कंप्लीट करता हूँ उसके बाद भी मैं गाना कंटिन्यू करना चाहूँगा, ये मैंने हमेशा से सोचा था। लेकिन आ, इस तरह से होगा कि मैं एक सिंगर बन जाऊंगा, सिंगर से फिर टीवी एंकर, उसके बाद फिर एक एक्टर, और इतनी सारी चीज़ें रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ नया डिस्कवर करता हूँ। ये मैंने कभी सोचा नहीं था, तो मैं उसके बारे में बहुत खुश हूँ। ज्योति कहती हैं 2007 में लखनऊ में इंडियन आइडल की स्क्रीनिंग में आपसे मुलाकात हुई थी। ज्योति, 2007 तो पता नहीं कैसे गुजरा है, वो सारे महीने इतने ताबड़तोड़ गति से गुजरे हैं कि कुछ ठीक से याद नहीं है। लेकिन लखनऊ आना मुझे याद है, लखनऊ में पागलपन बहुत था मुझे याद है। फैंस जो थे, जिस तरह से उन्होंने प्यार दिया था, स्नेह दिया था, और बिल्कुल एक मॉब बन के टूट भी पड़े थे, वो मुझे अच्छी तरह से याद है। लेकिन किसी से इंडिविजुअली मिलना वो मुझे याद नहीं है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ जो अगली, जो मुझे एक कविता है जो एक सॉन्ग के रूप में है, एक गाने के रूप में है। इसकी कहानी ये है कि हमारे जो ड्रामेटिक्स टीचर और हमारे म्यूज़िक टीचर जो थे कर्नल ब्राउन स्कूल में देहरादून में, मिस्टर जोशी, अ, उन्होंने बचपन से ही हम सब बच्चों को बहुत सारी अलग अलग शैलियों में गाने गवाए, अलग अलग शैलियों के प्लेस करवाए। तो उसमें हो जाता था कि हमने कभी कभी भोजपुरी में गाना गाया, कभी कभी भक्ति गीत गाए, कभी बंगाली में कोई गीत गाया। ऑफ कोर्स मुझे अभी याद नहीं है ये सब, लेकिन एक भक्ति गीत था, उसमें हम गा रहे थे, ओ मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए ले ओ दुल्हन गोरी सी, ओ दुल्हन गोरी सी, मंगाए ले ओ दुल्हन गोरी सी, ओ मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए ले ओ दुल्हन गोरी सी। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हुई। और फिर साल दर साल जब हमारा एनुअल हिंदी प्ले हुआ करता था, उसमें कई तरह के सोशली रेलिवेंट प्लेज सर ने हमसे करवाए, जो हमने उस वक्त, ऑब्वियसली हम फिर बस अभ्यास कर रहे थे, और उस नाटक की प्रस्तुति हमने कर दी टैमरिन थिएटर, जो हमारा ओपन एयर थिएटर था। हम शायद उस वक्त इतना समझे नहीं थे कि इसका असली मुद्दा क्या है, और ये हमारी असल ज़िंदगी में जब हम बाहर जाएंगे स्कूल से, ये कितना महत्वपूर्ण होने वाला है हमारे लिए। तो उसमें से कुछ प्लेस जो थे अचानक मुझे कुछ दिन पहले याद आ रहे थे, इसलिए मैंने ये किताब मंगवा बैठा। सिंहासन खाली है, सुशील कुमार सिंह की, एंड थैंक यू वाणी प्रकाशन फॉर दैट। ये हमारे मेरे ख्याल से 1997 में हमारे स्कूल में ये प्रस्तुति हुई थी इस प्ले की, और इसमें मैं क्वायर का हिस्सा था। ओरिजिनल प्ले में संगीत नहीं है, ओरिजिनल प्ले में जस्ट कैरेक्टर्स हैं, और उनके बीच में ये नाटक चल रहा है। और आई एम नॉट श्योर, बट मेरे ख्याल से जो ये अगली प्रस्तुति मैं करने वाला हूँ आपके लिए इस कविता की, मेरे ख्याल से ये कविता हमने इसी प्ले में यूज़ किया था। और मैं पूरी कविता नहीं गाऊंगा, मैं सिर्फ उसका एक उद्धरण यानी एक्सट्रैक्ट गाऊंगा आपके लिए। इस कविता का नाम है दिलों में घाव लेके भी चले चलो, और कवि हैं ब्रिजमोहन। चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चलो लहू लुहान पाँव
लेके भी चले चलो, लेके भी चले चलो। जमीन ख्वाब जिंदगी यकीन सबको बांट कर, जमीन ख्वाब जिंदगी यकीन सबको बांट कर। वो चाहते हैं बेबसी में आदमी झुकाए सर, वो चाहते हैं बेबसी में आदमी झुकाए सर। वो चाहते हैं जिंदगी हो रोशनी से बेखबर, वो एक एक करके अब जला रहे हैं हर शहर। जले हुए घरों की खाक लेके भी चले चलो, लेके भी चले चलो। वो चाहते हैं जातियों की बोलियों की फूट हो, वो चाहते हैं जातियों की बोलियों की फूट हो। वो चाहते हैं धर्म को तबाहियों की छूट हो, वो चाहते हैं जिंदगी ये हो फरेब झूठ हो। वो चाहते हैं जिस तरह भी हो मगर ये लूट हो। सिरों पे जो बची है छाव लेके भी चले चलो, लेके भी चले चलो। चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चलो लहू लुहान पाओ लेके भी चले चलो, लेके भी चले चलो। तो ये थी वो खूबसूरत खूबसूरत कविता जिसे हमने गाया था। एंड हम बहुत सारे लोग थे, ऑब्वियसली ग्रुप था और साथ में हमने गाया था। हाँ, इस बीच में ऑब्वियसली मैं आपके कमेंट्स छूट गए। जितने भी यहाँ पर ब्राउनियंस हैं, ब्राउनियंस फॉरएवर, यस ऑफ कोर्स। क्योंकि हम यहाँ पर जो मेरी यादें हैं कर्नल ब्राउन स्कूल की, देहरादून की, 8 साल मैंने वहाँ पर पढ़ाई की है, उसकी बातें हम कर रहे थे। जहाँ से पहली कविता खून के छापे और ये दूसरी कविता चले चलो दिलों में घाव। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए, आपके कोई फेवरेट ऑथर्स हैं, कोई फेवरेट किताबें या कोई फेवरेट मनपसंद आपकी नाटकें हैं? मैं आपको कुछ बताऊंगा लेकिन आप भी मुझे बताएं ताकि मैं थोड़ा जान लूं। जब तक आपके कमेंट्स आते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। सिंहासन खाली है, ऑफ कोर्स मुझे बहुत पसंद है। प्रियांशु, आप कह रहे हो शर्मा सर को टैग करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। मैं एक्चुअली मुझे मैं उन हमारा थोड़ा सा संपर्क टूटा हुआ है, तो मुझे मालूम नहीं कि वो फेसबुक पे कहाँ पर हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ये देखेंगे। शोभित मुझसे पूछते हैं, अगर आप बच्चन जी की मधुशाला की कुछ पंक्तियों को गुनगुना दें तो मज़ा आ जाता। मैंने एक्चुअली लेकिन उनकी ये कविताएं नहीं पढ़ी हैं। मैं जैसे पहले भी बता रहा था कि स्कूल के बाद प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम अंग्रेज़ी किताबें पढ़ने लग जाते हैं, चाहे वो मनोरंजन के लिए हो या हमारे कोर्स के लिए हो। इतनी अंग्रेज़ी किताबें हो जाती हैं, कहीं ना कहीं साथ छूट जाता है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी ये साथ वापस आते रहे। कमर जमान पाकिस्तान कराची से लिख रहे हैं, वी लव यू, आई लव यू गाइस टू। कुशल खंडर, आप कह रहे हैं कि आपने कभी भारत में रेसिज्म अनुभव किया है? जी हाँ, अनुभव किया है, लेकिन उतना ही प्यार भी अनुभव किया है। और मैं मानता हूँ कि हमारे महान देश में प्यार करने वालों की तादाद ज़्यादा है नफ़रत करने वालों से। और अगर कभी तादाद उल्टी हो भी जाती तो हम प्यार करने वाले नफ़रत करने वालों को बहुत आसानी से जीत सकते हैं। बस थोड़ा सा संयम रखना है और प्यार से हर चीज़ की पुष्टि करनी है। अरुण गोयल पूछ रहे हैं, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, सिंगर होना, एक्टर या डेंटिस्ट? अरुण, डेंटिस्ट्री में प्रैक्टिस नहीं करता हूँ अब। वो तो मैंने 2007 में ही छोड़ दी थी। और एज अ बैकअप था कि शायद अगर कुछ बात नहीं बनी यहाँ पर, जो ऑब्वियसली एक बैकअप रखना बड़ा ज़रूरी होता है, तो शायद मैं कुछ करूँगा, लेकिन वैसी नौबत नहीं आई है। बाकी सब चीज़ों में से मुझे सिंगिंग और एक्टिंग सबसे ज़्यादा पसंद है। साची, योर कमांड ओवर द लैंग्वेज इज सो इंस्पायरिंग। साची, यू आर वेरी बायस्ड। आपको मैं जो भी करता हूँ आपको बहुत पसंद है, इसलिए मैं थैंक यू कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन आप बायस्ड हो। ओके, मैंने आपसे पूछा आपको कौन सी किताबें पसंद हैं, आपके ऑथर्स कौन से बेहतरीन आपको लगते हैं, आपने बताया नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये एक और बहुत ही खूबसूरत प्ले जो मैंने पहले देखा और फिर मुझे ये किताब ढूंढनी पड़ी। ये पीयूष मिश्रा की लिखी हुई गगन दमामा बाज्यो है।
और ये भगत सिंह और उनके साथ जो क्रांतिकारी थे, चंद्रशेखर आज़ाद और बाकी सब, उनकी जो एक जो पूरी क्या बताएं, एक्चुअली बड़ा मुश्किल है इसको समझाना। इसको अगर मैं कहूँ कि आप ये पढ़ें, अगर कहीं आपको ये मिल जाए, अगर आप ये पढ़ें तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और आप हम ऑब्वियसली महात्मा गांधी की बात करते हैं, नेहरू की बात करते हैं, लाला लाजपत राय की बात करते हैं, और उस वक्त के जो क्रांतिकारी थे बी आर अम्बेडकर की बात करते हैं, आज उनकी जयंती भी है। लेकिन भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में हम इतना नहीं बात करते। शायद इसको पढ़ने के बाद आपका नज़रिया थोड़ा सा बदल जाए। वो भी बहुत ही बेहतरीन लोग थे, और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बहुत बहुत त्याग किया है। शोभित ने सजेस्ट किया है, हरिशंकर परसाई जी के प्रतिनिधि व्यंग को आप पढ़ सकते हैं, कटाक्ष के साथ सार भी है। अच्छा जी, बिल्कुल। खास तौर पर मेरा राजहंस कहते हैं इशरत। ओके जी, बहुत बढ़िया। मधुशाला आपको पसंद है, आपको सुधीर विद्यार्थी के नाटक पसंद हैं। ओके, मुझे मंटो बहुत पसंद है। मंटो की चुनिंदा कहानियां, बहुत ही विवादास्पद लेखक थे, लेकिन बात में दम है। वो जिस तरह जो कहते थे वो कहते थे। उनकी एक कहीं पे उन्होंने एक बात कही थी कि मैं जो समाज में देखता हूँ वो मैं लिखता हूँ, और अगर आपको ये गलत लगता है तो मेरी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है, आप देख नहीं पाते। फैज़ अहमद फैज़ की पोइट्री, यस मारियम, बहुत ही खूबसूरत पोइट है, और बहुत ही रेवोल्यूशनरी चीज़ें भी उन्होंने लिखी हैं। बहुत सारी गज़लें हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रही हैं, लेकिन आ, किसी भी वक्त पर जब एक फ्रीडम ऑफ स्पीच को जब चैलेंज किया जाता है तो बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, ये हमेशा याद आता है, और ये बहुत खूबसूरत है। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। सत्य व्यास की बनारस टॉकीज, आई वुड लाइक टू रीड दैट। मुझे बनारस एज अ प्लेस बहुत पसंद है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ। मसान फिल्म के द्वारा जो मैं जितना जानता हूँ, और मेरे कई बार जो मैं वहाँ पे शूटिंग के लिए गया हूँ, उसके उसकी बदौलत मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। लेकिन यही होता है कि शूटिंग के वक्त आप ज़्यादा वक्त नहीं गुजार पाते, आप उस जगह को ठीक से नहीं जान पाते। भारतीयों में अंग्रेजी के जुनून के बारे में आपको क्या लगता है? युवाओं को भाषा के विषय में क्या सलाह देंगे? कुशल, मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ एक भाषा पे अटके नहीं रहना चाहिए। जितनी भाषाएं आप सीख सकें, अगर आपको रुचि है तो आपको ज़रूर सीखना चाहिए। चाहे वो अ, भारत में कहे जाने वाली जो भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, या हिंदी है, इंग्लिश है, या फिर अगर आपको रूसी सीखनी है, स्पेनिश सीखनी है, उर्दू सीखनी है, उर्दू भी चलो यहीं की लैंग्वेज हो गई। अगर आपको बाकी सारी कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, आपको सीखनी चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ, पर्सनली मानता हूँ कि हिंदी को तो ज़रूर सीखना चाहिए, और हिंदी आपकी शैली में होनी ही चाहिए। आ, मुझे उन लोगों से कोई बैर नहीं जो हिंदी नहीं बोलते, ऐसा कोई बैर होना ही नहीं चाहिए। वी आर अ ग्लोबल कम्युनिटी, एंड इस कम्युनिटी में कितने सारे कल्चर्स हैं, संस्कृतियाँ हैं, भाषाएं हैं, हम सब साथ में रह रहे हैं। और भाषाओं की जो जो एक डिफरेंस होती है, उसमें भी एक मज़ा है। लेकिन अगर हिंदी आप जान पाएँ तो क्या बात है। मैं ख़ास तौर से एक्चुअली कुशल ये कहूँगा, कई लोगों को लगता है, एक गलत फहमी है कि हिंदी इज़ नॉट कूल, एंड ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। मेरे ख्याल से हिंदी तो महा कूल है, सुपर कूल है। ठीक है, आप कोई भी और भाषा सीख लें और आप जिनसे भी बात करें, वार्तालाप करें, लेकिन हिंदी का एक अलग ही मज़ा है। और ख़ास तौर पर हर एक राज्य, प्रांत, शहर की जो एक अलग वर्जन होता है जो हिंदी का, उसमें तो और भी ख़ास मज़ा है, एक अपनापन है। तो यार, अपनी भाषा को आप कैसे छोड़ सकते हो? अपनी भाषा तो ज़रूर सीखनी चाहिए, चाहे उसके अलावा आप जो भी सीखें। जयंती पूछती हैं, क्या आप किसी वेब सीरीज में नजर आएंगे? जयंती, एक वेब सीरीज है जो एक्चुअली अगस्त में रिलीज होने वाली थी हॉटस्टार पे, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन है तो पता नहीं कि ये वेब सीरीज कब आएगी। आ, खामोश रात सहमी हवा। मैं आपको सुनाऊंगा ज़रूर, लेकिन मैंने कुछ और गाने सोचे हुए हैं, मैं कुछ पुराने गाने सोचे हुए हैं। मैं आपको अपने कुछ जो स्कूल में जो हमने कुछ प्लेस किए थे या देखे थे, जो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद हैं,
जो बहुत मनपसंद है उसके बारे में बताता हूँ। तुगलक बाय गिरीश कर्नाड, जुलूस बादल सरकार की, बोलो बोधि वृक्ष मणि मधुकर की, पोस्टर जयदेव हट्टंगड़ी की। और हमारी किताबों में एक एक जो कहानी है जो मुझे बहुत प्रिय है, बहुत अच्छी तरह से याद है, वो है मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह। अ, जितने लोग आप जानते होंगे, ईदगाह की कहानी ये है कि एक बूढ़ी दादी है और ईद आ गई है लेकिन उनके घर में पैसे नहीं हैं, और जो उनका पोता है हामिद, वो ईद के मेले पे जाना चाहता है, लेकिन दादी दुखी है कि इसके ना तो पेरेंट्स हैं, इसके माता पिता चल बसे हैं, और इसे देने के लिए मेरे पास सिर्फ 4 पैसे हैं। उन 4 पैसों में क्या आएगा? शायद मिठाई भी ना मिले, चाहे शायद खिलौने भी ना मिले। और जितने भी उसके दोस्त हैं, उन सब के पास पैसा है, वो सब बहुत धनी हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। तो उन सब के मुकाबले क्या हामिद एंजॉय कर पाएगा? तो हामिद क्या करता है, वहाँ पर जाकर उतने ही पैसों में जो उसको मिलता है वो ले आता है। वो क्या करता है, वो लोहे का चिमटा ले आता है, और जब वो घर आता है तो ये सुनिए कि उसकी दादी क्या कहती है। ये बहुत ही हार्ट वार्मिंग और हार्ट ब्रेकिंग भी है। ये सिर्फ एंड का पैसेज मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी आई और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है, हामिद ने कहा। के पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियों तले, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसलिए मैंने इसे लिया। ये इतनी खूबसूरत सी चीज़ है कि मेले में जाकर अपने दोस्तों को देखकर मिठाइयाँ खा रहे हैं, खिलौने खरीद रहे हैं, राइड्स पर बैठ रहे हैं, लेकिन हामिद के मन में बस ये आया कि रोटी पकाते वक्त दादी की उंगलियां तवे पर जल जाती हैं, तो उनके लिए मैं ये चिमटा लेकर जाऊंगा। ये मुझे बहुत बहुत प्रिय है, ये कहानी स्कूल की किताबों से। नेहा उपाध्याय, आपने पूछा है, ये मैंने किसी और को भी ये जवाब दिया था। जी हाँ, रेसिज्म है, और रेसिज्म हमेशा से रहा है, लेकिन अच्छे लोग भी बहुत हैं जो मानते हैं कि रेसिज्म गलत है, चाहे वो किसी अलग दिखने वाले लोगों की तरफ हो या किसी अलग धर्म की तरफ हो, वो चीज़ ठीक नहीं है। तो ये धीरे धीरे बहुत लंबी 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 रेस है, और इसमें बहुत धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। चलिए, अब मेरे ख्याल से एक वक्त है गाने का, और इस गाने के लिए मुझे स्केल पकड़ना पड़ेगा, सॉरी, क्योंकि पिछले गाने में जब वो कविता में गा रहा था मैंने रियलाइज़ किया बहुत ऊंचा चला गया था और थोड़ी दिक्कत हुई थी। जस्ट अ सेकेंड। ओके, पुराना गाना ऑलवेज पसंद है। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। पहले मैं समझा कुछ और वजह इन बातों की, लेकिन अब जाना कहाँ नींद गई मेरी रातों की। जागता रहता हूँ मैं भी, चांद निकलता नहीं। दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ हाँ हाँ, हाँ यही प्यार है। ऑलराइट, दिस वाज, इसका एक वर्जन मैंने किया है यूट्यूब पे, आप जाकर देख सकते हैं। क्या यही प्यार है, मयांक चैंग का, और वो भी बहुत खूबसूरत सा वर्जन है। अब काफ़ी देर तक लंबी चौड़ी बातें हो गई हैं, मैं आपके साथ एक और गाना और एक और छोटी सी कविता शेयर करना चाहूँगा। मेरे बहुत ही अजीज़
राइटर्स में से एक हैं गुलजार साहब। हर दिन हर वक्त जब मैं उनकी कोई नई कविता, कोई नया गीत सुनता हूँ, कोई नई फिल्म देखता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि जितना हम उनके बारे में जानते हैं उससे भी कितने ज़्यादा हैं वो। और कभी कभी 4-5 पंक्तियों में वो कितनी कमाल की बातें कह जाते हैं। तो ये जो लॉकडाउन का वक्त है, ये मुश्किल वक्त है, 3 मई तक एक्सटेंड हो गया है। हम सबको अपनी सेहत का ख्याल रखना है और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है और पॉजिटिव रहना है। दैट इज़ द ओनली वे, इकलौता तरीका है कि हम अपनी मानसिक हेल्थ को संभाल सकें। सो इस मामले में ये जो 5 पंक्तियां हैं बहुत खूबसूरत है, गुलजार साहब की लिखी हुई। शायद इससे आपको साहस मिले। आदमी बुलबुला है पानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और पानी की बहती सतह पर टूटता भी है, डूबता भी है, फिर उभरता है, फिर से बहता है। न समंदर निगल सका इसको, न तवारीख तोड़ पाई है, वक्त की मौज पर सदा बहता आदमी बुलबुला है पानी का। तो जो हो जाए, तवारीख आपको तोड़ नहीं पाएगी, समंदर आपको निगल नहीं पाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और जाते जाते ये जो गाना है, क्या बात है, ये भी गुलजार साहब का ही लिखा हुआ है। सो ऑब्वियसली वहाँ पर जो भी गुलजार साहब के फैंस हैं, और आप सब से विनती है कि आप घर पे रहिएगा। ऑलरेडी आप पीएम की बात सुन चुके हैं, अपने अपने सीएम्स की बात सुन चुके हैं। एंड हमारे पास इस वक्त इस बीमारी से लड़ने का और कोई तरीका नहीं है। जो अथॉरिटीज़ हैं उनको अपना काम करने दीजिए। हम और आप घर पे बैठते हैं, गाने सुनते हैं, बातें करते हैं और उसमें इंजॉय करेंगे। और ये जो आपके लिए मैं लास्ट में जो गाना छोड़ के जा रहा हूँ, दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग, एक लाइफ फिलॉसफी मान लीजिए इसे, और ये हमेशा हमेशा खूबसूरत रहेगा। बरमंदा का गाना है, किशोर दा ने गाया है, गुलजार साहब के वर्ड्स हैं, गुलजार साहब के अल्फाज हैं। और ये गाना जो है, जो गीत जो है, इसमें जीवन का सार है। सो जाते जाते, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। जाते जाते आपके लिए ये गाना है। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। हो एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली, लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के, थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। हो आने वाला कल आने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। हो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं लॉकडाउन के उस तरफ।